नमस्ते, यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते। हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में आज हम अध्याय 90 पर बात करेंगे। हाँ, लैंडमार्क जजमेंट्स और उनके प्रभाव, चैप्टर 90। बिल्कुल। आज हम संविधान लागू होने के ठीक बाद के दौर में चलेंगे, मतलब 1950-51 के आसपास। हाँ, वो शुरुआती साल थे जब सब कुछ नया था। हाँ, नया संविधान और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती कि भाई ये जो भारी भरकम शब्द लिखे हैं, खासकर फंडामेंटल राइट्स, इनका असल जिंदगी में मतलब क्या है। सही बात है, जैसे एक बिल्डिंग की नींव रखी जा रही हो। बहुत क्रूशल टाइम था वो। हाँ, और ये वो केस थे जिन्होंने नींव रखी। आज हम 3 खास मामलों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, रोमेश थापर, ए.के. गोपालन और चंपकम दोराई राजन, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल। तो देखते हैं इन केसों में हुआ क्या था, कोर्ट ने क्या कहा और फिर इनका हमारे संविधान और समाज पर असर क्या पड़ा। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स अनपैक दिस। तो सबसे पहले उठाते हैं रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 का मामला। क्रॉसरोड्स केस के नाम से भी जाना जाता है ये। हाँ, और ये सीधे सीधे जोड़ा है आर्टिकल 19 से, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और खासकर फ्रीडम ऑफ द प्रेस। एग्जैक्टली। सोचिए, देश नया नया आजाद हुआ है, संविधान लागू हुआ है बस, और सरकारें, नागरिक सब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इन अधिकारों की हदें क्या हैं। मतलब क्या इनका? बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। तो हुआ ये कि उस वक्त जो मद्रास सरकार थी, बॉम्बे से एक अंग्रेजी साप्ताहिक जर्नल छपता था, क्रॉसरोड्स। मद्रास सरकार को लगा कि इसमें जो छप रहा है वो पब्लिक ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है, लोक व्यवस्था के लिए खतरा है। अच्छा। तो उनके पास एक एक्ट था, मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949, उसकी सेक्शन 91A का इस्तेमाल किया और इस जर्नल के मद्रास राज्य में एंट्री और सर्कुलेशन दोनों पर बैन लगा दिया। अरे, मतलब ना आएगा ना बटेगा ना कोई पड़ेगा। हाँ, शायद यही सोचा होगा कि प्रॉब्लम ही खत्म। और यहीं पर मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। रोमेश थापर जो पब्लिशर थे, वो सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट गए कि मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास सरकार के इस बैन ऑर्डर को पूरी तरह से असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड घोषित कर दिया, रद्द कर दिया। अच्छा, और तर्क क्या दिया कोर्ट ने? कोर्ट का तर्क बहुत साफ था और कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जड़ों को सींचने वाला था। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19(1)A जो हमें बोलने की, अपनी बात कहने की आजादी देता है, वो सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है। इसमें अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, उनका प्रचार करना, मतलब प्रोपगेशन ऑफ आइडियाज, ये भी शामिल है। अच्छा, मतलब आइडियाज फैलाना भी। हाँ, और विचारों का प्रचार कैसे होगा? सिर्फ सोच लेने से तो नहीं होगा, वो सर्कुलेशन के जरिए ही हो सकता है। सही बात है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अखबार या मैगजीन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगी तो उसे छापने का क्या मतलब रह जाएगा? फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन के बिना पब्लिकेशन वुड बी ऑफ लिटिल वैल्यू। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे हम कोई व्हाट्सएप मैसेज लिखें पर सेंड न करें। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। कोर्ट ने इसी पर जोर दिया और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने। क्या? कि बोलने की आज़ादी और प्रेस की आज़ादी, ये दोनों किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था, मतलब डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस की बुनियाद है, फाउंडेशन है। ये सिर्फ अधिकार नहीं है, ये लोकतंत्र चलने के लिए जरूरी है। कोर्ट ने आगे समझाया कि अगर देश में खुली राजनीतिक बहस, फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होगी, अलग अलग विचार सामने नहीं आएंगे, तो जनता को सही जानकारी कैसे मिलेगी? पब्लिक एजुकेशन कैसे होगी? सही। और अगर जनता एजुकेटेड नहीं होगी तो वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट के कामकाज पर नजर कैसे रखेगी? उसे अकाउंटेबल कैसे बनाएगी? वाह, मतलब ये तो सिर्फ इंडिविजुअल राइट नहीं, सिस्टम के लिए जरूरी है। एग्जैक्टली। सरकारें सही ढंग से काम करें, इसके लिए जरूरी है कि सूचना और विचारों का फ्लो बना रहे, लोगों तक हर तरह की बात पहुंचे, चाहे वो सरकार को पसंद आए या ना आए। लेकिन एक सवाल है, मद्रास सरकार ने तो पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने का डर दिखाकर बैन लगाया था ना? हाँ, लगाया था। तो क्या कोर्ट ने इस दलील को माना नहीं? पब्लिक ऑर्डर कोई चिंता की बात नहीं थी? नहीं, चिंता की बात तो थी, लेकिन कोर्ट ने कानून की बारीकी देखी। सरकार ने पब्लिक ऑर्डर का हवाला दिया, ये सही है, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस समय के संविधान का आर्टिकल 19(2) देखा। आर्टिकल 19(2), जिसमें प्रतिबंधों के आधार दिए हैं। हाँ, वो ग्राउंड्स जिन पर सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। कोर्ट ने पाया कि 1950 में जब ये फैसला आया, तब आर्टिकल 19(2) में जो आधार लिखे थे, जैसे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, विदेशी राज्यों से संबंध, मानहानि वगैरह, उस लिस्ट में पब्लिक ऑर्डर शब्द था ही नहीं। अरे, मतलब वो ग्राउंड ही नहीं था रेस्ट्रिक्शन का। उस वक्त नहीं था।
तो कोर्ट का तर्क सीधा था कि जब संविधान बनाने वालों ने ही इसे आधार नहीं माना, तो मद्रास सरकार कैसे इस आधार पर रोक लगा सकती है। अच्छा। कोर्ट ने और साफ किया कि पब्लिक ऑर्डर और राज्य की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ये तो अलग अलग चीजें हैं। हर छोटी मोटी लोकल लेवल की शांति भंग की घटना, मान लीजिए कहीं कोई छोटा झगड़ा हो गया या किसी ने कोई भड़काऊ बयान दे दिया, ऐसी ऑर्डिनरी और लोकल ब्रीचेस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के आधार पर आप बोलने या प्रेस की आजादी जैसी बुनियादी स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगा सकते। कोर्ट ने कहा पब्लिक ऑर्डर का मतलब ज्यादा व्यापक है, वो स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो समाज में बनी रहती है। ये लॉ एंड ऑर्डर की छोटी मोटी समस्या से कहीं बड़ी बात है। समझ गई। मतलब पब्लिक ऑर्डर के नाम पर आप हर आलोचना नहीं दबा सकते जब तक वो वाकई राज्य की सुरक्षा या दूसरे दिए गए आधारों के तहत न हो। बिल्कुल। तो फिर इसका नतीजा है कोर्ट ने बैन हटा दिया, प्रेस की आजादी जीत गई, पर सरकार ने मान लिया। दूरगामी असर क्या हुआ? असर बहुत बड़ा हुआ और बहुत तेजी से हुआ। इस फैसले ने सरकार और संसद दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें लगा कि भाई अगर पब्लिक ऑर्डर के आधार पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेगुलेट ही नहीं कर सकते तो मुश्किल हो सकती है। हाँ, नए देश में चुनौतियां तो थी ही। तो नतीजा, संसद फौरन हरकत में आई और पहला संविधान संशोधन अधिनियम फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 पारित किया गया। अच्छा, पहला संशोधन। हाँ, और इस पहले संशोधन से आर्टिकल 19.2 में कई बदलाव हुए। सबसे बड़ा यही था कि पब्लिक ऑर्डर को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर उचित प्रतिबंध लगाने का एक वैध आधार बना दिया गया, संविधान में जोड़ दिया गया। ओह! साथ में इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस यानी अपराध के लिए उकसाना, इसे भी जोड़ा गया। तो जो चीज कोर्ट ने कहा था संविधान में नहीं है, संसद ने उसे संविधान में डाल दिया। अरे वाह, ये तो बड़ा गजब का इंटरप्ले है कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच। कोर्ट ने एक मतलब निकाला, पार्लियामेंट ने कानून बदल दिया। बिल्कुल। और ये केस एक और सिद्धांत स्थापित करता है कि फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध सिर्फ उन्हीं आधारों पर लग सकते हैं जो संविधान में लिखे। सरकार अपनी मर्जी से नए आधार नहीं बना सकती, और वो प्रतिबंध रीजनेबल भी होने चाहिए। तो रोमेश थापर ने प्रेस की आजादी की अहमियत बताई। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े केस पर, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ये भी 1950 का ही है। हाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन केस। बिल्कुल। ये जुड़ा है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन से। और इसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि आर्टिकल 21 में लिखे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है। सही। कहानी ये है कि ए.के. गोपालन एक कम्युनिस्ट नेता थे। उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत नजरबंद कर लिया गया। निवारक नजरबंदी। हाँ, ये कानून सरकार को शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए किसी को नजरबंद करने की शक्ति देता था, अगर लगे कि वो देश की रक्षा या पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है। गोपालन ने इसी कानून को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि उनके आर्टिकल 19 और 21 का उल्लंघन है। हाँ, तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कानून को देखा। एक्ट का एक सेक्शन था, सेक्शन 14, जो कहता था कि नजरबंदी के आधार कोर्ट को नहीं बताए जा सकते। कोर्ट ने कहा ये तो गलत है, ये आर्टिकल 22 का उल्लंघन है, तो सिर्फ सेक्शन 14 को रद्द कर दिया। सिर्फ सेक्शन 14? हाँ, लेकिन और यहीं पर असल पेच फंसा। कोर्ट ने बाकी पूरे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को वैलिड माना, संवैधानिक माना। कहा कि सेक्शन 14 हटाने से कानून का नेचर या ऑब्जेक्ट नहीं बदलता। अच्छा, मतलब कानून बच गया। पर आर्टिकल 21 वाली बात, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब निकाला? यहीं पर कोर्ट ने जो व्याख्या की उसका असर दशकों तक रहा। कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी का बहुत ही संकीर्ण मतलब नैरो और लिटरल मतलब निकाला। संकीर्ण कैसे? बस इतना कि आपको गैर कानूनी तरीके से बंद ना किया जाए, आपकी फिजिकल मूवमेंट पर रोक ना लगे। बस, मतलब अगर फिजिकली कैद नहीं किया तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं? उस व्याख्या के अनुसार हाँ, भले ही आपकी दूसरी आज़ादियां जैसे घूमने फिरने की आज़ादी आर्टिकल 19 वाली छीन ली गई हों, कोर्ट ने इन्हें अलग अलग देखा। अच्छा। और कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी बात कही। कहा कि आर्टिकल 21 सिर्फ कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव एक्शन से बचाता है, विधायिका लेजिस्लेटिव एक्शन से नहीं। मतलब आर्टिकल 21 में जो लॉ शब्द है उसका मतलब है राज्य का बनाया कानून, स्टेट मेड लॉ। इसका मतलब नेचुरल जस्टिस, रीजनेबलनेस, फेयरनेस ये सब नहीं है। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या हुआ फिर? मतलब ये कि अगर विधायिका ने कोई कानून बनाया है, उसमें स्वतंत्रता छीनने की एक प्रक्रिया दी है और सरकार उस प्रक्रिया का पालन करती है, तो आर्टिकल 21 पूरा हो गया।
वो प्रक्रिया फेयर है, जस्ट है, रीजनेबल है या नहीं, ये देखना आर्टिकल 21 का काम नहीं है। मतलब कोर्ट ये नहीं देखेगा कि प्रोसीजर सही है या नहीं, बस ये कि प्रोसीजर फॉलो हुआ या नहीं। बिल्कुल। कोर्ट ने साफ तौर पर अमेरिकी संविधान के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाने से मना कर दिया, जिसमें कानून की प्रक्रिया के साथ साथ कानून के उद्देश्य की फेयरनेस भी देखी जाती है। बाप रे, ये तो बहुत ही सीमित व्याख्या है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया, चाहे वो अन्यायपूर्ण लगे, और उसमें किसी की आज़ादी छीनने की प्रक्रिया लिख दी, तो जब तक प्रक्रिया फॉलो हो रही है आर्टिकल 21 बेकार है। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। गोपालन केस की बहुमत राय का निचोड़ यही था। आर्टिकल 21 सिर्फ आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन से बचाता है, आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन से नहीं। ये तो विधायिका को बहुत ज्यादा पावर देने जैसा है। हाँ, इसे टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच कहते हैं। जो लिखा है बस उसका शाब्दिक अर्थ। कोर्ट ने आर्टिकल 19, 21, 22 को अलग अलग कंपार्टमेंट में देखा, जुड़ावा नहीं माना। और ये सोच, ये नजरिया कब तक चला? क्योंकि आज तो आर्टिकल 21 बहुत व्यापक है। ये गोपालन वाली व्याख्या करीब 3 दशकों तक 1950 से 1978 तक हावी रही। इसका सबसे निचला पॉइंट शायद एडीएम जबलपुर केस 1976 में आया, जिसे हेबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं। हाँ, इमरजेंसी वाला केस। हाँ, उसमें कोर्ट ने कह दिया था कि इमरजेंसी में आर्टिकल 21 सस्पेंड हो जाता है। लेकिन खैर, बाद में 1978 में मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन जजमेंट को पलट दिया। अच्छा, मेनका गांधी केस में। हाँ, उसमें कोर्ट ने आर्टिकल 21 की बहुत व्यापक व्याख्या की। कहा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है प्रोसीजर जो फेयर, जस्ट और रीजनेबल हो। और आर्टिकल 14, 19, 21 को एक साथ देखा, गोल्डन ट्रायंगल कहा गया। उस फैसले ने आर्टिकल 21 को नई जिंदगी दी। पर मेनका गांधी केस पर हम शायद आगे कभी और बात करेंगे। जरूर। तो गोपालन केस ने दिखाया कि शुरुआती सालों में कोर्ट व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर काफी सीमित नजरिया रखता था। चलिए अब तीसरे केस पर आते हैं, मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम दोराईराजन 1951 का। हाँ, ये आरक्षण से जुड़ा था। कम्युनल रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल। इससे जुड़े आर्टिकल्स हैं 15 भेदभाव का निषेध, 29(2) शिक्षण संस्थानों में एडमिशन, और आर्टिकल 46 डीएसपी कमजोर वर्गों का उत्थान। तो मामला ये था कि मद्रास में आजादी से पहले से एक कम्युनल जियो यानी गवर्नमेंट ऑर्डर था। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में। इसके तहत सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीटें अलग अलग समुदायों, गैर ब्राह्मण हिंदू, पिछड़े हिंदू, ब्राह्मण, हरिजन, एंग्लो इंडियन, ईसाई, मुस्लिम के लिए उनकी आबादी के अनुपात में फिक्स थी। अच्छा, कोटा सिस्टम था पूरा। हाँ, आजादी के बाद भी मद्रास सरकार ने इसे जारी रखा। उनका तर्क था कि ये आर्टिकल 46 डीपीएसपी के तहत पिछड़े वर्गों के लिए जरूरी है। अब श्रीमती चंपकम दोराईराजन एक ब्राह्मण महिला थी। नंबर अच्छे थे पर एडमिशन नहीं मिला क्योंकि ब्राह्मण कोटा भर गया था, जबकि दूसरों का कोटा खाली था, कम नंबर वालों के लिए भी। तो उन्होंने इसे चैलेंज किया। हाँ, उन्होंने और कुछ और छात्रों ने मद्रास हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी कि ये उनके आर्टिकल 15(1) और 29(2) का उल्लंघन है। और हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया। हाँ, हाई कोर्ट ने जियो रद्द कर दिया। मद्रास सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और कम्युनल जियो को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तर्क सीधा था, ये जियो धर्म, नस्ल और जाति पर आधारित था, जो आर्टिकल 15(1) और 29(2) का साफ उल्लंघन है। बिल्कुल। लेकिन इस केस में कोर्ट ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो एफआरस और डीपीएसपीज के रिश्ते से जुड़ी थी। हाँ, ये बहुत अहम है। मद्रास सरकार ने डीएसपी आर्टिकल 46 का हवाला दिया था ना। हाँ, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो नॉन जस्टिशिएबल हैं, वो फंडामेंटल राइट्स जो जस्टिशिएबल हैं को ओवरराइड नहीं कर सकते, ना ही उन्हें कम कर सकते हैं। अच्छा। एफआरस ऊपर हैं डीएसपी से। उस वक्त कोर्ट ने यही कहा कि डीपीएसपीज को एफआरस के कन्फर्म होके उनके सब्सिडरी के रूप में ही काम करना होगा। अगर डीपीएसपी लागू करने से एफआर का उल्लंघन होता है तो एफआर ही चलेगा। ओह, ये तो बड़ा स्टेटमेंट था। मतलब जैसे घर के पक्के नियम एफआरस और माँ बाप की नेक सलाह डीएसपीज में टक्कर हो तो नियम चलेंगे, सलाह नहीं। हाँ, उस समय की व्याख्या कुछ ऐसी ही थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि सामाजिक न्याय के लक्ष्य डीएसपीज व्यक्तिगत अधिकारों एफआर से टकराकर रुक सकते हैं। यही बहस छिड़ गई कि संविधान बनाने वालों का इरादा क्या था। क्या व्यक्ति इतना ऊपर है कि समाज का भला पीछे रह जाए, या संतुलन बनाना है? ये सवाल तो आज भी है। इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस सोसाइटल गुड। तो फिर
इस फैसले का नतीजा क्या हुआ? आरक्षण की बात खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां भी वही हुआ जो रोमेश थापर के बाद हुआ था। संसद की तुरंत प्रतिक्रिया। फिर से पहला संशोधन? हाँ, चंपकम दोरायराजन केस के फैसले के फौरन बाद संसद ने उसी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 का इस्तेमाल किया। अच्छा। उसी में और भी कुछ था। हाँ। उसी संशोधन ने आर्टिकल 15 में एक नया क्लॉज जोड़ा, क्लॉज 4। आर्टिकल 15(4). हाँ, ये क्या कहता है? ये क्लॉज राज्य को शक्ति देता है कि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के नागरिकों की उन्नति के लिए या एससीज और एसटीज के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। और इस स्पेशल प्रोविजन में आरक्षण भी शामिल है? हाँ, माना गया कि इसमें शिक्षण संस्थानों में आरक्षण भी शामिल है। तो इस तरह संसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असर को एक तरह से नलीफाई कर दिया। अच्छा, मतलब आर्टिकल 15(1) और 29(2) के होते हुए भी क्लॉज 4 के तहत पिछड़े वर्गों और SC/ST के लिए विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण किए जा सकते हैं। बिल्कुल, संसद ने संवैधानिक आधार बना दिया आरक्षण के लिए। ये फिर दिखाता है कि संविधान कैसे कोर्ट और संसद के बीच डायलॉग से इवॉल्व होता है। तो अगर हम इन तीनों केस को, रोमेश थापर, A.K. गोपालन और चंपकम दोराईराजन, एक साथ देखें तो कुछ बातें साफ होती हैं। क्या? पहला, सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या की नई जिम्मेदारी से जूझ रहा था। शुरुआत में थोड़ा सतर्क, लिटरल अप्रोच था, जैसे गोपालन में देखा। हाँ। दूसरा, कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, पर्सनल लिबर्टी, इक्वालिटी, इनकी अहमियत को स्थापित करने की कोशिश की, भले ही व्याख्या पर बहस हुई। हाँ। और तीसरा, कोर्ट के फैसलों पर संसद की तत्काल प्रतिक्रिया, खासकर पहले संशोधन से। ये दिखाता है कि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसमें संवाद और बदलाव की गुंजाइश है। बिल्कुल, ये केस दिखाते हैं कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं रहता, ये असल जिंदगी के मुद्दों को सुलझाता है और समाज की दिशा तय करता है। सही बात है। कौन क्या बोल सकता है, किसे कब गिरफ्तार किया जा सकता है, किसे कहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा, ये सब इन फैसलों से जुड़ा है। तो ये थे कुछ शुरुआती मगर बेहद प्रभावशाली संवैधानिक मामले। इनकी गूंज आज भी हमारे कानूनी और सामाजिक बहसों में सुनाई देती है। हाँ, इनकी समझ आज भी उतनी ही जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं शंकरी प्रसाद केस पर। 1951 का मामला। हाँ, ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इतिहास में ना एक बहुत ही फाउंडेशनल केस माना जाता है। आप सोचिए वो समय कैसा था। बिल्कुल नया नया देश। हाँ, 1947 में आज़ादी मिली, 1950 में संविधान लागू हुआ और देखिए साल भर भी नहीं बीता और ये इतना बड़ा सवाल सामने आ गया कि ये जो संविधान हमने बनाया है, क्या हमारी पार्लियामेंट उसे बदल सकती है? बदल सकती है या नहीं, और अगर हाँ तो कितना? मतलब क्या वो उन फंडामेंटल राइट्स को भी छू सकती है जो संविधान ने गारंटी किए हैं? यही सवाल था शंकरी प्रसाद केस के बिल्कुल सेंटर में। सही, शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1951। और जैसा आपने कहा, एक तरफ था आर्टिकल 368 जो पार्लियामेंट को पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, और दूसरी तरफ आर्टिकल 13(2) जो कहता है कि स्टेट मतलब सरकार कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स को छीनता हो या कम करता हो। और अगर बनाया तो वो कानून वॉइड होगा, मतलब शून्य। यही सारा पेंच फंसा हुआ था। क्या पार्लियामेंट अपनी आर्टिकल 368 वाली कॉन्स्टिट्यूएंट पावर यूज करके फंडामेंटल राइट्स बदल सकती है, या फिर आर्टिकल 13(2) एक तरह का ब्रेक लगाता है? और ये कोई सिर्फ थ्योरी की बात नहीं थी, इसका एक इमीडिएट कारण था। हाँ बिल्कुल, वो कारण था पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। पार्लियामेंट ने पास कर दिया था इसको। और इसने क्या किया? इसने राइट टू प्रॉपर्टी, जो उस समय एक फंडामेंटल राइट था, उस पर कुछ पाबंदियां लगा दी। वो नए आर्टिकल जुड़े थे ना। हाँ, आर्टिकल्स 31A और 31B, इनको इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये क्यों करना पड़ा? जरूरत क्या थी इसकी? देखिए, उस समय सरकार का फोकस था बड़े सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर, खास तौर पर जमींदारी उन्मूलन, हाँ, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, और लैंड रिफॉर्म्स मतलब भूमि सुधार। आप सोचिए ना, भारत में जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज्यादा अनइक्वल था। कुछ लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन और करोड़ों लोग बिल्कुल भूमिहीन। बिल्कुल। तो सरकार का मानना था कि भाई सोशल जस्टिस और इक्वालिटी लाने के लिए जमीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है, जमींदारी खत्म करनी होगी। और इसके लिए कानून बनाने पड़ेंगे, ऐसे कानून जो शायद जमींदारों से जमीन लेकर भूमिहीनों में बांटें या टेनेंसी राइट्स को बेहतर करें। एग्जैक्टली। और जैसे ही ऐसे कानून बनते, वो सीधे सीधे टकराते थे किससे? राइट टू प्रॉपर्टी से, जो पार्ट 3 में था। हाँ, और जमींदार कहाँ जाते हैं? कोर्ट के भाई ये तो हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है। बिल्कुल। और कई हाई कोर्ट्स ने ऐसे भूमि सुधार कानूनों को रद्द भी करना शुरू कर दिया था इसी ग्राउंड्स पर। तो सरकार के सामने एक डिलेमा था
एक तरफ संविधान का वादा, मतलब प्रीएम्बल में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सोशल जस्टिस का, दूसरी तरफ वही संविधान का फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, जो इस रास्ते में एक तरह से रोड़ा बन रहा था। इसीलिए सरकार ये फर्स्ट अमेंडमेंट लेकर आई। आर्टिकल 31A और 31B का मेन पर्पस यही था कि कुछ खास किस्म के कानूनों को, जैसे जमींदारी उन्मूलन या भूमि सुधार वाले कानूनों को, इस बेसिस पर चैलेंज ही न किया जा सके कि वो आर्टिकल 14 इक्वालिटी या आर्टिकल 19 फ्रीडम्स इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी या आर्टिकल 31 प्रॉपर्टी राइट को वायलेट करते हैं। और वो आर्टिकल 31B और 9th शेड्यूल, वो क्या था? अरे वो तो और भी गजब था। आर्टिकल 31B ने एक 9th शेड्यूल बनाया और कहा कि इस शेड्यूल में जिस भी कानून को डाल दिया जाएगा उसे इस आधार पर वॉइड नहीं माना जाएगा कि वो पार्ट 3 के किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। मतलब एक तरह से उसे जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी मिल गई। ओह, मतलब एक सेफ बॉक्स बना दिया जिसमें कानूनों को डाल दो तो कोर्ट उन्हें छू नहीं सकती, कम से कम फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के आधार पर। हाँ, काफी हद तक यही आइडिया था। तो अब जो शंकरी प्रसाद जैसे लोग थे जिनकी जमीनें जा रही थीं इन सुधारों की वजह से, वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। हाँ, उन्होंने इसी फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया। उनका आर्ग्यूमेंट बड़ा सिंपल और लॉजिकल लग रहा था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, जनाब, आर्टिकल 13(2) साफ-साफ कहता है कि स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स को छीने या कम करे। ठीक है। और ये जो पार्लियामेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पास किया है, ये भी तो एक लॉ ही है ना। इसे पार्लियामेंट ने ही तो बनाया है। और ये हमारे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को कम कर रहा है। तो आर्टिकल 13(2) के हिसाब से ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट वॉइड होना चाहिए। मतलब बात तो दमदार लग रही है। मतलब अमेंडमेंट भी तो कानून ही है। यही वो $1 मिलियन क्वेश्चन था उस वक्त का। क्या आर्टिकल 368 के तहत पास हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 13(2) के कॉन्टेक्स्ट में लॉ माना जाएगा? अगर हाँ तो फर्स्ट अमेंडमेंट रद्द। और साथ ही पार्लियामेंट की फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर पर ही एक बड़ा सवाल। और अगर नहीं तो फिर फर्स्ट अमेंडमेंट वैलिड और पार्लियामेंट को खुली छूट, कम से कम उस समय के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, कि वो फंडामेंटल राइट्स में भी बदलाव कर सकती है। सोचिए कितना फंडामेंटल सवाल था ये देश के भविष्य के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला आया? सब जजों ने मिलकर एक ही बात कही या अलग अलग राय थी? नहीं, इस मामले में फैसला यूनानिमस था। मतलब सारे जजों की एक ही राय थी और कोर्ट ने पार्लियामेंट का साथ दिया। अच्छा, मतलब पार्लियामेंट जीत गई? हाँ, आप कह सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान को अमेंड करने की पावर है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर मतलब संविधान बनाने या बदलने वाली शक्ति? हाँ, बिल्कुल। और ये पावर, कोर्ट ने कहा, पार्लियामेंट की ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर से अलग है। ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर मतलब? रोजमर्रा के कानून बनाने वाली पावर, जैसे ट्रैफिक नियम या टैक्स कानून। एग्जैक्टली। तो कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13(2) में जो लॉ शब्द लिखा है ना, वो सिर्फ इन ऑर्डिनरी लॉज पर लागू होता है। अच्छा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स पर लागू नहीं होता जो पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट कैपेसिटी में बनाती है आर्टिकल 368 के तहत। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा डिस्टिंक्शन कर दिया कोर्ट ने। मतलब दो तरह की पावर है पार्लियामेंट के पास, एक रोज के कानून बनाने की और एक संविधान की नींव बदलने की। और आर्टिकल 13(2) का जो पहरा है वो सिर्फ पहली वाली पावर पे है, दूसरी पर नहीं। बिल्कुल सही समझे आप। यही कोर्ट का लॉजिक था। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है इन द सेंस ऑफ आर्टिकल 13(2). तो फिर इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन कर सकती है बिना आर्टिकल 13(2) की रोक के। जी हाँ, कोर्ट ने एकदम साफ शब्दों में कहा कि आर्टिकल 368 की पावर इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि उसमें पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर भी शामिल है। तो फिर वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जिसने आर्टिकल 31A और 31B जोड़े थे, कोर्ट ने कहा कि वो पूरी तरह से वैलिड है। उसे आर्टिकल 13(2) के आधार पर वॉइड नहीं ठहराया जा सकता। इस फैसले का असर क्या हुआ फिर? मतलब इमीडिएट इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस क्या था इसका? असर तो बहुत गहरा और दूरगामी था। आप सोचिए, सबसे पहली बात तो ये हुई कि इसने पार्लियामेंट को कम से कम उस वक्त संविधान में कहीं भी अमेंडमेंट करने की एक तरह से हरी झंडी दे दी। फंडामेंटल राइट्स में भी? हाँ, फंडामेंटल राइट्स में भी। इसने उस आइडिया को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसैंक्ट हैं, इनवायोलेबल है, उन्हें बिल्कुल छुआ नहीं जा सकता।
कोर्ट ने कहा नहीं, जरूरत पड़ने पर संसद इन्हें भी बदल सकती है। ये तो पार्लियामेंट को बहुत पावरफुल बना देता है कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में। मतलब जो लोगों ने चुनकर भेजा है वो देश की जरूरत के हिसाब से संविधान को ढाल सकते हैं। हाँ, शुरुआती सालों में यही सोच थी। इसने पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को उसकी लेजिस्लेटिव पावर से ऊपर रख दिया, खास तौर पर आर्टिकल 13 के कॉन्टेक्स्ट में। और इसका एक प्रैक्टिकल नतीजा ये हुआ कि सरकार के लिए वो जो सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, हाँ, भूमि सुधार वगैरह, उनका रास्ता साफ हो गया। अब राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड करने का अधिकार संसद को मिल गया था। अगर ये फैसला उल्टा आता तो सोचिए क्या होता। शायद भूमि सुधार जैसे कार्यक्रम लागू ही नहीं हो पाते, या बहुत मुश्किल से होते, या उनका रूप बिल्कुल अलग होता। इसने सरकार के हाथ मजबूत किए उस वक्त। तो ये जो व्यू था कि संसद मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है, ये कब तक चला? क्या ये हमेशा के लिए फाइनल हो गया था? नहीं, फाइनल तो कुछ भी नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, जैसा हम जानते हैं। लेकिन हाँ, ये व्यू काफी लंबे समय तक चला। शंकरी प्रसाद 1951 में आया और ये स्थिति बनी रही लगभग 16 साल तक, 1967 तक। 16 साल काफी लंबा समय है। हाँ, और इस बीच 1964 में एक और केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, सज्जन सिंह केस। अच्छा, सज्जन सिंह केस, उसमें क्या हुआ? इसी से जुड़ा था? हाँ, बिल्कुल। सज्जन सिंह केस में 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, जो फिर से भूमि सुधारों से ही जुड़ा था, और उसने 9 शेड्यूल में और कानूनों को डाला था। तो कोर्ट ने क्या कहा इस बार? कोर्ट ने मेजॉरिटी से शंकरी प्रसाद वाले अपने फैसले को ही रीअफर्म किया। फिर से कहा कि हाँ, पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। मतलब शंकरी प्रसाद वाला स्टैंड कायम रहा 1964 में भी? मेजॉरिटी का स्टैंड वही रहा, लेकिन इस बार ना 2 जजों ने, जस्टिस हिदायतुल्ला और जस्टिस मुधोलकर, उन्होंने डिसेंट किया। उन्होंने अपनी असहमति जताई और कुछ बहुत गहरे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या वाकई आर्टिकल 368 संसद को इतनी अनलिमिटेड पावर देता है? क्या फंडामेंटल राइट्स इतने आसानी से बदले जा सकते हैं? उन्होंने शंकरी प्रसाद की रीजनिंग पर शक जाहिर किया। अच्छा, तो मतलब दरारें दिखने लगी थीं इस व्यू में। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये भविष्य में होने वाले एक बड़े बदलाव का पहला संकेत था। वो डिसेंटिंग ओपिनियंस बहुत सिग्निफिकेंट थे। तो 1951 से 1967 तक लगभग 1.5 दशक शंकरी प्रसाद का फैसला ही लॉ ऑफ द लैंड रहा, जिसकी पुष्टि सज्जन सिंह ने भी कर दी, मेजॉरिटी से ही सही। जी बिल्कुल। लेकिन फिर आया साल 1967 और भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक और लैंडमार्क केस। कौन सा? आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ केस। हाँ, गोलकनाथ का नाम तो सुना है। इसमें क्या हुआ था? गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ड्रामेटिक यू टर्न ले लिया। यू टर्न मतलब? मतलब ये कि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने 6-5 के पतले बहुमत से अपने ही शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के फैसलों को ओवररूल कर दिया, पलट दिया। क्या मतलब जो 16 साल से चल रहा था उससे बदल दिया? हाँ, कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स को छीनने या कम करने की शक्ति नहीं है। अरे बाप रे। और उन्होंने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आर्टिकल 13(2) के तहत लॉ ही माना जाएगा। इसलिए अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो वॉइड होगा। ये तो पूरी कहानी 180 डिग्री घूम गई। शंकरी प्रसाद ने जो कहा था गोलकनाथ ने उसका ठीक उल्टा कह दिया। बिल्कुल। गोलकनाथ ने पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच एक नए दौर के टकराव की शुरुआत कर दी, पर वो एक अलग लंबी कहानी है। लेकिन शंकरी प्रसाद केस का सिग्निफिकेंस कम नहीं होता। इसने इस पूरी बहस की नींव रखी थी। इसने हमें बताया कि आज़ादी के तुरंत बाद जब देश बन रहा था, तब न्यायपालिका का शुरुआती नजरिया क्या था पार्लियामेंट की पावर्स को लेकर। कि शायद उस वक्त जरूरत थी कि चुनी हुई संसद को ज्यादा शक्ति मिले ताकि वो तेजी से सामाजिक बदलाव ला सके। हाँ, एक तरह से यही इंटरप्रिटेशन था। ये उस वक्त की पॉलिटिकल और सोशल रियलिटीज को भी रिफ्लेक्ट करता है। इसने मंच तैयार किया पार्लियामेंट के पावर और फंडामेंटल राइट्स के बीच संतुलन की उस लंबी बहस के लिए, जो आगे चलकर केशवानंद भारतीय और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तक पहुंची। सही बात है। मतलब ये दिखाता है कि संविधान कैसे इवॉल्व करता है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे बदलती है। शंकरी प्रसाद उस यात्रा का पहला और बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। हाँ, बेशक गोलकनाथ ने उसे पलट दिया, लेकिन उस पूरी कहानी को समझने के लिए शंकरी प्रसाद को समझना बहुत जरूरी है। इट प्लेड अ क्रूशियल रोल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975। ये नाम सुनते ही मतलब लॉ स्टूडेंट्स के तो कान खड़े हो जाते हैं, है ना? काफी लैंडमार्क माना जाता है। हाँ बिल्कुल, इसे इलेक्शन केस के नाम से भी जाना जाता है और इसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में काफी हलचल मचाई थी। बिल्कुल। हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च है वो इस केस की पूरी जर्नी को कवर करते हैं, एकदम शुरू से लेकर इसके रिपरकशंस तक। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये केस सिर्फ एक चुनावी विवाद तक लिमिटेड नहीं रहा। अच्छा। इसका दायरा बहुत बड़ा हो गया। ये सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बुनियादी ढांचे के सवाल से जा टकराया। और एक स्पेसिफिक नया आर्टिकल जो उस समय जोड़ा गया था, आर्टिकल 329A, वो इस पूरे ड्रामा के सेंटर में था। हाँ, वो आर्टिकल जिसके बारे में काफी सुना है। हाँ, वो बाद में हटा दिया गया, लेकिन उस वक्त इसने जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच पावर इक्वेशन पर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी थी। हाँ, लगता है एक चिंगारी से शुरू हुई बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल। हमारे पास जो मटेरियल है उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। पहले थोड़ा बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। केस का नाम क्लियर है, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, साल 1975। पॉपुलर नाम इलेक्शन केस। लेकिन ये शुरू क्यों हुआ? राजनारायण ने चैलेंज क्या किया था? देखिए, राजनारायण उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट थे जिन्होंने उनके खिलाफ रायबरेली से इलेक्शन लड़ा था 1971 में और हार गए थे। हाँ, याद है। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल की, ये आरोप लगाते हुए कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन जीतने के लिए करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया है, जैसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना। अच्छा, तो ये आरोप थे। फिर हाईकोर्ट ने क्या किया? हाईकोर्ट ने राजनारायण के पक्ष में फैसला सुनाया और इंदिरा गांधी के इलेक्शन को रद्द कर दिया। उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। अरे, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। मतलब देश की प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द, वाओ। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन रद्द कर दिया हाईकोर्ट ने। ये तो मतलब काफी डेयरिंग मूव था हाईकोर्ट का। बिल्कुल। इसके बाद क्या हुआ? ऑब्वियसली मामला सुप्रीम कोर्ट गया होगा। हाँ बिल्कुल। इंदिरा गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और इसी बीच पार्लियामेंट ने थोड़ी जल्दबाजी में कह सकते हैं 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 पास किया। अच्छा। अपील के दौरान। हाँ। और इसी अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 329A को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। ये आर्टिकल सीधे इस केस को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया था, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, तो ये अमेंडमेंट हाई कोर्ट के फैसले के बाद और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आया। ये तो टाइमिंग बड़ी अहम लग रही है। हाँ, ये आर्टिकल 329A था क्या स्पेसिफिकली? हमारे नोट्स बता रहे हैं कि इसका क्लॉज 4 सबसे कंट्रोवर्शियल था। हाँ, क्लॉज 4 ही इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट की वजह बना। ये क्लॉज कहता था कि पार्लियामेंट के किसी भी सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, के इलेक्शन को लेकर कोई भी कानून जो प्रधानमंत्री या लोकसभा स्पीकर के पद पर नियुक्ति से पहले या बाद में बनाया गया हो, वो उनके इलेक्शन डिस्प्यूट्स पर लागू नहीं होगा। और इससे भी आगे जाकर इसने कहा कि प्रधानमंत्री और स्पीकर के इलेक्शन को वैलिड माना जाएगा किसी भी कोर्ट के किसी भी फैसले के बावजूद। नॉटविथस्टैंडिंग एनी ऑर्डर मेड बाय एनी कोर्ट। क्या मतलब? मतलब अगर कोई फैसला आ भी गया है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया था, तो उसे वॉइड यानी शून्य माना जाएगा। एक मिनट। इसका मतलब तो ये हुआ कि पार्लियामेंट ने एक तरह से कानून बनाकर कह दिया कि पीएम और स्पीकर के इलेक्शन पर जो हाईकोर्ट का फैसला आया है वो बेकार है। हाँ, और फ्यूचर में भी कोई कोर्ट उनके इलेक्शन पर सवाल नहीं उठा सकती। ये तो सीधा जुडिशियल पावर पे इंक्रोच करना हुआ ना। एग्जैक्टली। जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर आउट दे और टीम पार्लियामेंट जाकर रूल बनवा ले कि हमारा बैट्समैन आउट नहीं है और अंपायर का डिसीजन कैंसिल। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी। ये सीधे तौर पर जुडिशियल रिव्यू को बाईपास करने की कोशिश थी इन दो इम्पोर्टेंट ऑफिसेस के लिए। इसने इफेक्टिवली कहा कि इन दो पोस्ट के इलेक्शन डिस्प्यूट्स न्यायपालिका के दायरे से ही बाहर हैं, आप कोर्ट जा ही नहीं सकते थे। बाप रे। और अगर चले भी गए और फैसला आ भी गया तो वो फैसला मान्य नहीं होगा अगर पार्लियामेंट ने उसे इस आर्टिकल के तहत वैलिडेट कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अब सिर्फ इलेक्शन अपील नहीं थी, बल्कि ये नया आर्टिकल 329A भी था चैलेंज के लिए। कोर्ट ने इस पर क्या स्टैंड लिया? हमारे नोट्स में केशवानंदा भारती केस का जिक्र है बार बार। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लैंडमार्क काम किया। उन्होंने सबसे पहले तो केशवानंदा भारती केस 1973 में दिए गए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को रीडरेट किया, उसको दोबारा कंफर्म किया। हाँ, वो बुनियादी ढांचा वाला सिद्धांत। बिल्कुल। याद दिलाने के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये कहता है
कि पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर जरूर है, लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी ढांचे, उसके फंडामेंटल फीचर्स को नष्ट या ऑल्टर नहीं कर सकती। राइट, वो घर वाली एनालॉजी, आप दीवारों का रंग बदल सकते हैं, नया कमरा बना सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन नहीं तोड़ सकते। बिल्कुल वही। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर की कसौटी पर आर्टिकल 329A के क्लॉज 4 का क्या हुआ? हाँ, क्या कहा कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने इसी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 329A के क्लॉज 4 को स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसे असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि ये क्लॉज पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर के परे हैं, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को ही डैमेज कर रहा था। कौन से बेसिक फीचर्स? क्या कोर्ट ने स्पेसिफिकली बताया कि इस क्लॉज से कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी नींव की दीवारें कमजोर हो रही थीं? हाँ, कोर्ट ने काफी क्लियरली आर्टिकुलेट किया। सबसे पहले, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब ही है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। सही बात है। अगर आप देश के 2 सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्टेड ऑफिसेस के चुनावी विवादों को जुडिशियल स्क्रूटनी से ही बाहर कर देंगे, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के प्रिंसिपल पर सीधा हमला है। ये तो ऐसा हुआ जैसे एग्जाम में सुपरवाइजर को ही कह दिया जाए कि आप इन 2 स्पेशल स्टूडेंट्स की आंसर शीट चेक नहीं करेंगे, चाहे वो चीटिंग ही क्यों ना करें। बिल्कुल सही एनालॉजी। और दूसरा पॉइंट क्या था? हाँ, दूसरा, यानी कोर्ट्स की वो शक्ति जिससे वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शंस को संवैधानिकता की कसौटी पर परख सकते हैं, ये खुद बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ इज बेसिक स्ट्रक्चर। यस, क्लॉज 4 तो सीधे सीधे इस जुडिशियल रिव्यू की पावर को ही खत्म कर रहा था इन स्पेसिफिक केसेस में। तीसरा, सेपरेशन ऑफ पावर्स। संविधान ने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच पावर्स का बंटवारा किया है। ये क्लॉज एक तरह से लेजिस्लेचर को जुडिशियल फंक्शन, इलेक्शन डिस्प्यूट को एजुडिकेट करना दे रहा था, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ था। मतलब पार्लियामेंट ही जज बन रही थी एक तरह से। कुछ वैसा ही। और चौथा, रूल ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। ये क्लॉज एक तरह से 2 इंडिविजुअल्स जो पीएम और स्पीकर के पद पर थे को आम कानूनी प्रक्रिया से ऊपर रख रहा था, जो समानता के सिद्धांत के विरुद्ध था। तो बेसिकली कोर्ट ने कहा कि आप अमेंडमेंट के नाम पर डेमोक्रेसी के कोर प्रिंसिपल्स को ही नहीं मिटा सकते। करेक्ट। आप ऐसे रूल्स नहीं बना सकते जो खास लोगों को कानून के दायरे से बाहर कर दें, स्पेशली जब बात फंडामेंटल प्रोसेसेस लाइक इलेक्शंस की हो। ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था पार्लियामेंट को। बिल्कुल। कोर्ट ने पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर पर बेसिक स्ट्रक्चर की लक्ष्मण रेखा खींच दी थी केशव नंदा में, और इंदिरा गांधी केस में उस रेखा को क्रॉस करने की कोशिश को रोका। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है, संविधान में बदलाव भी कर सकती है, लेकिन वो संविधान का संविधानपन ही खत्म नहीं कर सकती। संविधानपन अच्छा टर्म है, लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। जैसा अक्सर होता है पावर डायनामिक्स में, एक एक्शन का रिएक्शन होता है। हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पॉलिटिकल सिस्टम, स्पेसिफिकली पार्लियामेंट ने कैसे रिएक्ट किया? यहाँ पर हमारे सोर्सेज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का जिक्र करते हैं। ये क्या चैप्टर था? हाँ, ये इस कहानी का अगला और शायद सबसे ड्रामेटिक चैप्टर था। सुप्रीम कोर्ट के केशवानंदा और इंदिरा गांधी जजमेंट्स के बाद पार्लियामेंट ने उस समय देश में इमरजेंसी भी लागू थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास किया। हाँ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला। बिल्कुल। उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान में इतने बड़े पैमाने पर बदलाव किए थे। हमारे कॉन्टेक्स्ट में इसने आर्टिकल 368, जो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, संविधान को अमेंड करने की शक्ति से डील करता है, उसमें 2 नए क्लॉजेस जोड़ दिए, क्लॉज 4 और क्लॉज 5। आर्टिकल 368 में 2 नए हथियार जोड़े गए। ये क्लॉजेस क्या थे? लेट्स ब्रेक हिम डाउन। क्लॉज 4 क्या कहता था? आर्टिकल 368 का नया क्लॉज 4 सीधे सुप्रीम कोर्ट के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर निशाना था। इसने डिक्लेयर किया कि पार्लियामेंट द्वारा आर्टिकल 368 के तहत किया गया कोई भी संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, भले ही वो फंडामेंटल राइट्स को ही क्यों ना छीनता हो, अच्छा, उसे किसी भी आधार पर ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या? जीरो जुडिशियल रिव्यू फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स? एग्जैक्टली। मतलब पार्लियामेंट ने संविधान बदल दिया तो बात खत्म, आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। अरे बाप रे, ये तो सीधा कहना हुआ कि हम राजा हैं, हम जो कानून इवन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाएंगे उस पर कोई सवाल नहीं उठेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को नलिफाई करने की कोशिश थी। बिल्कुल 100%। और क्लॉज 5
वो क्या था? इससे भी आगे? क्लॉज 5 इससे भी एक कदम आगे था। उसने कहा कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स ये डिक्लेयर किया जाता है कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पर आर्टिकल 368 के तहत किसी भी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं होगी। नो लिमिटेशन व्हाटसोएवर। नो लिमिटेशन व्हाटसोएवर। यस। इसका मतलब था कि पार्लियामेंट की संविधान बदलने की शक्ति असीमित है, एब्सोल्यूट है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो कहता था कि लिमिटेशंस हैं, क्लॉज 5 ने कहा कि कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो क्लॉज 4 ने कहा हमारा काम जज मत करो, और क्लॉज 5 ने कहा हमारी पावर पर कोई लिमिट ही नहीं है। ये दोनों मिलाकर तो पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाने की कोशिश लग रही है, इवन अबव द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इन अ वे। एग्जैक्टली। ये तो सीधा कॉन्फ्रंटेशन था जुडिशरी के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिमिट्स हैं, पार्लियामेंट ने कहा कोई लिमिट्स नहीं है। जैसे दो बच्चे लड़ रहे हो कि ये खिलौना मेरा है, नहीं मेरा है। बिल्कुल, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड ऑफ की सिचुएशन थी। हमारे सोर्सेज भी एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं कि ये दोनों क्लॉजेज आर्टिकल 368 में इसलिए डाले गए ताकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एस्टैब्लिश किए गए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय किया जा सके। वो डॉक्ट्रिन पार्लियामेंट की पावर पर एक चेक था, और 42nd अमेंडमेंट उस चेक को ही हटाना चाहता था। ये उस दौर के पॉलिटिकल क्लाइमेट को भी रिफ्लेक्ट करता है, जहां एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर की पावर को कंसोलिडेट करने पर जोर था। तो देखिए कैसे एक इलेक्शन पिटीशन से शुरू हुई बात ने देश के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक को हिलाकर रख दिया। पार्लियामेंट की पावर्स, जुडिशरी का रोल, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, चेक्स एंड बैलेंसेस, सब फंडामेंटल क्वेश्चंस इसके दायरे में आ गए। सही कहा आपने। ये केस सिर्फ कानून की किताबों में नहीं, बल्कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस में भी पढ़ाया जाना चाहिए। इसीलिए ये एक लैंडमार्क केस है। इसने सिर्फ एक व्यक्ति के इलेक्शन को डिसाइड नहीं किया, बल्कि इसने इंडियन डेमोक्रेसी के कोर प्रिंसिपल्स पर एक बहस छेड़ दी जो आज तक रेलेवेंट है। इसने दिखाया कि कैसे लीगल और पॉलिटिकल बैटल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के जरिए पावर स्ट्रक्चर्स को शेप या चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल सवाल। जिस आर्टिकल 329A के क्लॉज 4 ने ये सारा हंगामा खड़ा किया था, उसका फाइनल स्टेटस क्या रहा? क्या वो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है? नहीं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आर्टिकल 329A को बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए पूरी तरह से रिपील कर दिया गया, यानी संविधान से हटा दिया गया। अच्छा, रिपील हो गया? हाँ, ये तब हुआ जब इमरजेंसी के बाद पॉलिटिकल सिनेरियो बदला और नई सरकार आई। तो जिस स्पेसिफिक प्रोविजन ने इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ट्रिगर किया था, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। इंटरेस्टिंग। तो वो फिक्स जो लगाया गया था वो टेम्पररी निकला, लेकिन इस पूरे एपिसोड का इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहा होगा ना, खासकर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर। हाँ, बिल्कुल। और 42nd अमेंडमेंट के उन दो कंट्रोवर्शियल क्लॉजेस आर्टिकल 368 4 और 5 का क्या हुआ? क्या वो अभी भी वैलिड है? देखिए, इम्पैक्ट बहुत गहरा और परमानेंट रहा है। भले ही 329A हटा दिया गया, इंदिरा गांधी केस ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को और मजबूती से स्थापित कर दिया। अच्छा। रही बात 42nd अमेंडमेंट के आर्टिकल 368 4 और 5 की, तो उनका भी चैप्टर क्लोज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक और लैंडमार्क केस मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में इन दोनों क्लॉजेस को स्ट्राइक डाउन कर दिया। ओह। मिनर्वा मिल्स केस में तो ये 42nd अमेंडमेंट वाले क्लॉजेस भी गए? हाँ, मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अपहेल्ड किया। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं हो सकती, और ये लिमिटेशन बेसिक स्ट्रक्चर खुद संविधान का हिस्सा है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर का इंटीग्रल पार्ट है। राइट। इसलिए आर्टिकल 368 के क्लॉजेस 4 और 5 जो जुडिशियल रिव्यू को खत्म करते थे और पार्लियामेंट की पावर को अनलिमिटेड बनाते थे, वो खुद बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का व्यू ही प्रिवेल किया। हाँ, पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड है और जुडिशरी उस लिमिट को एनफोर्स कर सकती है। ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हो गया है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम इस पूरे एपिसोड को सम अप करें, एक इलेक्शन चैलेंज ने कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा पर सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल। इसने दिखाया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के बीच पावर बैलेंस कितना नाजुक हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को टेस्ट किया और अल्टीमेटली उसे और स्ट्रांग बनाया। एक तरह से इंडियन डेमोक्रेसी की रेजिलियंस का भी टेस्ट था ये। बिल्कुल सही कहा आपने। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का,
कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ शब्दों का डॉक्यूमेंट नहीं होता, उसकी एक स्पिरिट होती है, कुछ कोर वैल्यूज होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, चाहे मेजॉरिटी गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। फ्री इलेक्शंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, रूल ऑफ लॉ, ये सिर्फ फैंसी टर्म्स नहीं है, ये वो पिलर्स हैं जिन पर डेमोक्रेसी टिकी होती है। इंदिरा गांधी केस और उसके बाद के डेवलपमेंट्स, 42nd अमेंडमेंट, मिनर्वा मिल्स ने इन पिलर्स की अहमियत को रिकन्फर्म किया। हाँ, यह हमें याद दिलाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स कितने जरूरी हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने में जुडिशरी का रोल कितना क्रिटिकल हो सकता है। बिल्कुल सही। ये केस स्टडी बार बार सामने आती है जब भी पार्लियामेंट की पावर्स या जुडिशियल रिव्यू पर कोई बहस होती है। हाँ, एक तरह से ये एक रेफरेंस पॉइंट बन गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। हाँ, कैसे एक स्पेसिफिक विवाद इतने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को टच कर गया। हाँ, और ये भी दिखाता है कि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसका इंटरप्रिटेशन समय और परिस्थितियों के साथ इवॉल्व होता है, लेकिन कुछ बुनियादी उसूल हमेशा कायम रहने चाहिए। इस केस ने उन उसूलों को डिफाइन करने और प्रोटेक्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई। तो ये था इंदिरा नेहरू गांधी केस या इलेक्शन केस का एक विस्तार में डिस्कशन। एक केस जिसने पार्लियामेंट, जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन के रिश्तों को नए सिरे से डिफाइन करने की कोशिश की और इंडियन डेमोक्रेसी के सफर में एक अहम मोड़ साबित हुआ। वाकई एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीलेयर्ड केस था जिसके रिपल्स आज भी महसूस किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम मिनर्वा मिल्स केस 1980 पर चर्चा करेंगे। ये भारतीय संविधान के इतिहास में एक बेहद लैंडमार्क मामला है जिसने हमारे लोकतंत्र और अधिकारों की शक्ल सूरत पर गहरा असर डाला। तो थोड़ा माहौल समझते हैं। साल था 1976। देश इमरजेंसी के साये से गुजर रहा था या शायद बस निकल ही रहा था। इसी माहौल में पार्लियामेंट ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पास किया। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा संशोधन नहीं था। अरे भाई, इसे तो मजाक में या शायद गंभीरता से मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसने संविधान में इतने बड़े बदलाव किए थे कि लगा जैसे संविधान की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपडेट कर दी गई हो। इस 42वें अमेंडमेंट का एक बड़ा मकसद था संसद को संविधान बदलने की लगभग एब्सोल्यूट बेहिसाब पावर देना। बिल्कुल, मतलब पार्लियामेंट जो चाहे जैसे चाहे संविधान को बदल सके, कोई रोक टोक नहीं। हाँ, और साथ ही इसने हमारे मौलिक अधिकारों यानी FRs और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी DPSPs के बीच के बड़े नाजुक बैलेंस को भी बुरी तरह गड़बड़ा दिया था। सही कहा। मिनर्वा मिल्स केस इसी बैकड्रॉप में, इसी संवैधानिक खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये केस ऊपरी तौर पर एक टेक्सटाइल मिल से जुड़ा था, लेकिन असल में ये हमारे संविधान के दिल, उसके कोर स्ट्रक्चर की लड़ाई थी। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोर्ट केस किसी एक व्यक्ति या कंपनी का मसला होता है, लेकिन मिनर्वा मिल्स जैसे मामले पूरे देश के संवैधानिक ढांचे मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के भविष्य से जुड़े होते हैं। इस केस में असली चुनौती 42वें संशोधन के जरिए संविधान के 2 आर्टिकल्स अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 31C में जोड़े गए नए प्रावधानों मतलब क्लॉजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यानी संवैधानिकता को लेके थी। अच्छा, तो पहले अनुच्छेद 368 की बात करते हैं जो अमेंडमेंट पावर देता है। हाँ बिल्कुल, ये वो आर्टिकल है जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। 42वें संशोधन ने इसमें 2 नए क्लॉज ठूंस दिए, क्लॉज 4 और क्लॉज 5। और इनका मतलब क्या था सीधे शब्दों में? इन दोनों का सार ये था कि संसद की संविधान बदलने की पावर पर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं। और इससे भी आगे जाकर क्लॉज 5 ने कहा कि संसद जो भी संविधान संशोधन करेगी उसे किसी भी आधार पर किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बाप रे, मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं। बिल्कुल, सोचिए, ये तो ऐसा हुआ कि घर के किसी सदस्य को ये अधिकार दे दिया जाए कि वो घर के नियम बदल सकता है और उसके बदले नियमों पर कोई सवाल भी नहीं उठा सकता, चाहे वो कितने भी बेतुके क्यों ना हो। मतलब पार्लियामेंट एक तरह से संविधान से ऊपर हो गई। हाँ, ये तो खतरनाक है। और दूसरा वो अनुच्छेद 31C वाले मामला, वो क्या था? और फिर था अनुच्छेद 31C का मामला, जिसमें किया गया बदलाव और भी पेचीदा था। पहले से ही 31C कुछ DPSPs, खासकर वो जो सामाजिक आर्थिक न्याय से जुड़े थे, उनको लागू करने वाले कानूनों को आर्टिकल 14 यानी कानून के सामने बराबरी का अधिकार और आर्टिकल 19 जिसमें बोलने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी जैसी कई क्रिटिकल फ्रीडम्स शामिल हैं, का उल्लंघन भी करता हो
तो भी उसे कोर्ट में इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। अरे, तो फिर तो एफआरएस का मतलब ही क्या रह गया? वही तो, कल्पना कीजिए सरकार कहे कि राष्ट्रहित, एक डीएसपी जैसा लक्ष्य में हम सबकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखेंगे, और आप ये नहीं कह सकते कि ये आपकी प्राइवेसी जो आर्ट 21 से जुड़ा है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्ट 19 का हनन है, क्योंकि सरकार ने डीएसपी का हवाला दे दिया। ये तो एफआरएस को लगभग बेअसर बनाने जैसा था। अरे बाप रे, मतलब एक तरफ संसद को असीमित शक्ति, दूसरी तरफ नागरिकों के सबसे बुनियादी अधिकारों पर डीएसपीज का पहरा। ये तो सचमुच संविधान की जो कोर फिलॉसफी है, जो उसकी आत्मा है, उस पर सीधा हमला था। ऐसा लग रहा था कि चेक एंड बैलेंस का पूरा सिस्टम ही ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, एक बहुत ही नाजुक संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश थी ये। तो फिर क्या हुआ? यही सुप्रीम कोर्ट की भूमिका सामने आती है ना? हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ हस्तक्षेप किया। कोर्ट ने अनुच्छेद 368 में जोड़े गए क्लॉज 4 और 5, जिन्होंने संसद को असीमित संशोधन शक्ति देने और उसे न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू से बाहर करने की कोशिश की थी, दोनों को सिरे से रद्द कर दिया। अच्छा, दोनों क्लॉज गए। हाँ, और साथ ही अनुच्छेद 31C में किया गया वो विस्तार जिसने सभी डीपीएसपीज को आर्टिकल 14 और 19 पर प्राथमिकता दे दी थी, उसे भी असंवैधानिक ठहरा दिया। कोर्ट का रुख एकदम साफ था, आप संविधान को बदलने की शक्ति का इस्तेमाल करके संविधान को ही नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट ने ऐसा किस आधार पर किया? आखिर संसद तो चुनी हुई संस्था है, उसे कानून बनाने, यहां तक कि संविधान बदलने का भी अधिकार है। तो कोर्ट ने संसद के बनाए संशोधन को रद्द करने की हिम्मत कैसे की? उनका लीगल रीजनिंग क्या था? क्या तर्क दिया उन्होंने? यहीं पर आता है भारतीय संविधान का वो मशहूर सिद्धांत जो ढाल बनकर खड़ा हो गया, मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। हाँ, केशवानंदा भारती वाला। बिल्कुल, ये सिद्धांत पहली बार 1973 के ऐतिहासिक केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया था। मिनर्वा मिल्स केस ने इस सिद्धांत को न सिर्फ दोहराया बल्कि उसे और मजबूती दी। कोर्ट ने कहा कि 42वें संशोधन द्वारा किए गए ये बदलाव संविधान के मूल ढांचे को चोट पहुंचाते हैं, उसे नष्ट करते हैं। ये मूल ढांचे वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझाएंगी? जैसे वो घर वाली मिसाल देते हैं अक्सर। हाँ, वो मिसाल काफी अच्छी है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए संविधान एक इमारत है, संसद यानी पार्लियामेंट उस इमारत की देखभाल करने वाली, समय समय पर मरम्मत और जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत फेरबदल करने वाली संस्था है। ठीक है। वो दीवारों पर नया पेंट कर सकती है, अंदर नया फर्नीचर लगा सकती है, शायद एक नया कमरा या बालकनी भी जोड़ सकती है, लेकिन वो इमारत की नींव मतलब फाउंडेशन को या उन मुख्य दीवारों मतलब लोड बेयरिंग वॉल्स को नहीं तोड़ सकती जिन पर पूरी इमारत टिकी है। हाँ, वरना तो घर ही गिर जाएगा। बिल्कुल, अगर वो ऐसा करती है तो इमारत ही ढह जाएगी। इसी तरह संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो उसके मूल ढांचे, उसकी बुनियादी पहचान, उसके कोर प्रिंसिपल्स को नहीं बदल सकती। 42nd अमेंडमेंट के ये प्रावधान बिल्कुल यही करने की कोशिश कर रहे थे, नींव हिलाने की। अच्छा, तो ये मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या? क्या कोर्ट ने इसकी कोई लिस्ट दी है? इस मिनर्वा मिल्स केस में किन चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया? देखिए, कोर्ट ने कभी बेसिक स्ट्रक्चर की कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी है और शायद ये संभव भी नहीं है। ये समय और मामले के साथ इवॉल्व होता है। हाँ, ये बदलता रहता होगा। हाँ, लेकिन मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने कुछ चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना, जिन्हें संसद अपनी संशोधन शक्ति से भी छीन या नष्ट नहीं कर सकती। जैसे कि पहला था संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, संसद संविधान बदल सकती है क्योंकि समाज बदलता है, जरूरतें बदलती हैं, लेकिन ये शक्ति लिमिटेड है, एब्सोल्यूट नहीं। मतलब अनलिमिटेड पावर नहीं है। बिल्कुल नहीं। संसद संशोधन के नाम पर खुद को इतनी शक्ति नहीं दे सकती कि वो संविधान को ही खत्म कर दे, मतलब एब्रोगेट कर दे या उसका चरित्र ही बदल दे। ये शक्ति एक तरह से संविधान द्वारा ही दी गई है और संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। हाँ, ये बात तो सही है। सोचिए, अगर ये लिमिट ना हो तो कल कोई बहुमत वाली सरकार वोटिंग की उम्र 60 साल कर दे या कह दे कि अब से सिर्फ एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये लिमिटेशन ही ऐसे खतरों से बचाती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए एक सेफ्टी नेट है, कह सकते हैं। सही बात है।
मतलब पावर तो दी पर साथ में लक्ष्मण रेखा भी खींच दी। और दूसरा पॉइंट क्या था बेसिक स्ट्रक्चर का? दूसरा और बेहद महत्वपूर्ण, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। ये कोर्ट की वो शक्ति है जिसके तहत वो संसद या सरकार के किसी भी कानून या कार्य मतलब एक्शन की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। अच्छा, जो क्लॉज 5 छीन रहा था। हाँ, अनुच्छेद 368(5) इसी शक्ति को संशोधनों के मामले में छीन रहा था। कोर्ट ने कहा, नो वे, जुडिशियल रिव्यू संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है। ये आम नागरिक के हाथ में एक बड़ा हथियार है। अगर सरकार कोई ऐसा कानून लाती है जो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो वो इसी शक्ति के भरोसे कोर्ट जा सकता है। ये सुनिश्चित करता है कि देश में कानून का राज चले, मतलब रूल ऑफ लॉ चले, न कि किसी व्यक्ति या संस्था की मनमानी। ये संविधान की सुप्रीमेसी को बनाए रखता है। ठीक है, लिमिटेड अमेंडिंग पावर और जुडिशियल रिव्यू। और तीसरा, आपने एफआरआर और डीपीएसपीज के संतुलन की बात की थी शुरू में। हाँ, तीसरा एलिमेंट जो इस केस में बहुत प्रमुखता से उभरा वो था मौलिक अधिकारों एफआरआर्स और नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपीज के बीच सामंजस्य और संतुलन, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन एफआरआर्स एंड डीपीएसपीज। ये इस केस की आत्मा है, कह सकते हैं। ओके। एफआरआर्स व्यक्ति को दिए गए अधिकार हैं, जैसे जीने का अधिकार आर्ट 21, बराबरी का अधिकार आर्ट 14, बोलने की आज़ादी आर्ट 19। ये राज्य की शक्ति पर अंकुश लगाते हैं। दूसरी तरफ डीपीएसपीज राज्य को दिए गए निर्देश हैं कि वो नीतियां बनाते समय किन लक्ष्यों मतलब गोल्स को पाने की कोशिश करें, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, गरीबों का कल्याण, पर्यावरण की रक्षा, ग्राम पंचायतों का गठन वगैरह। ये राज्य के पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस हैं। तो 42वें संशोधन ने इस बैलेंस को कैसे बिगाड़ा था? 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 31C के जरिए क्या किया, उसने सभी डीपीएसपीज को दो बेहद महत्वपूर्ण एफआरआर्स एफआर 14 और 19 पर एब्सोल्यूट प्रायोरिटी दे दी। मतलब किसी भी डीपीएसपी को लागू करने के लिए इन एफआरआर्स का उल्लंघन किया जा सकता था। किसी भी डीपीएसपी के लिए बस आर्टिकल 14 और 19 को ताक पर रखकर। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये संतुलन बिगाड़ना है। What's fascinating here is कोर्ट ने ये नहीं कहा कि एफआरआर्स हमेशा डीपीएसपीज से ऊपर है या डीपीएसपीज हमेशा एफआरआर्स से ऊपर है। उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच का संतुलन, बैलेंस, इनका सामंजस्य, हार्मनी ही संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। अच्छा, मतलब बैलेंस खुद ही बेसिक स्ट्रक्चर है। बिल्कुल, आप एक को पूरी तरह दूसरे पर हावी नहीं कर सकते। ये दोनों मिलके ही एक सभ्य और कल्याणकारी समाज मतलब वेलफेयर स्टेट बनाते हैं। ये संतुलन वाली बात वाकई गहरी है। इसको अगर आम जिंदगी में देखें, जैसे आपने कहा, घर में बच्चों की अपनी आज़ादी एफआरआर्स होती हैं, दोस्तों से मिलना, अपनी पसंद के कपड़े पहनना, और माँ बाप के कुछ लक्ष्य डीपीएसपीज होते हैं, बच्चों की अच्छी पढ़ाई, उनकी सुरक्षा, घर में अनुशासन। हाँ। अब अगर माँ बाप कहें कि पढ़ाई के नाम पर दोस्तों से मिलना बिल्कुल बंद, बाहर जाना बंद, तो ये बच्चों की आज़ादी एफआरआर को पूरी तरह खत्म करना हुआ। सही। दूसरी तरफ अगर बच्चे कहें कि आज़ादी के नाम पर वो कोई नियम नहीं मानेंगे, तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। जरूरत किस चीज की है? संतुलन की। मिनर्वा मिल्स केस कुछ ऐसा ही संवैधानिक संतुलन स्थापित करने की बात कर रहा था। हाँ, और हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। कोर्ट ने जो रथ वाली मिसाल दी वो शानदार है। हाँ, वो दो पहियों वाली। हाँ, उन्होंने कहा कि एफआरआर्स और डीपीएसपीज एक रथ के दो पहियों की तरह है। रथ तभी ठीक से चलेगा जब दोनों पहिए मजबूत हों और संतुलित हों। एक पहिए को निकालकर रथ नहीं चलाया जा सकता, न ही एक पहिए को इतना बड़ा बनाया जा सकता है कि रथ का संतुलन ही बिगड़ जाए। बिल्कुल सही। एफआरआर्स के बिना डीपीएसपीज दिशाहीन हो सकते हैं, सिर्फ सरकार के लक्ष्य बनकर रह जाएंगे जिनमें नागरिक अधिकारों का ध्यान न हो। और डीपीएसपीज के लक्ष्यों के बिना एफआरआर्स सिर्फ कागजी अधिकार बनकर रह सकते हैं जिनका जमीनी हकीकत पर असर कम हो। ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दुश्मन नहीं। संविधान का लक्ष्य इन दोनों को साथ लेकर चलना है। तो मतलब कोर्ट ने कहा कि हार्मनी और बैलेंस ही की है। एग्जैक्टली। और इस फैसले का प्रभाव मतलब इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त और दूरगामी रहा। क्या असर हुआ इसका? पहला, इसने केशवानंदा भारती केस में स्थापित मूल ढांचे के सिद्धांत को चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। ये साफ हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कोई एकेडमिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की एक हकीकत है, एक वर्किंग प्रिंसिपल है। इसने सुप्रीम कोर्ट को संविधान के प्रहरी मतलब सेंटिनल ऑन द क्वी वेव
के रूप में स्थापित किया। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर पक्का हो गया। हाँ, दूसरा, इसने संसद की सर्वोच्चता मतलब पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के बजाय संविधान की सर्वोच्चता मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के सिद्धांत को बल दिया। 42वां संशोधन की कोशिश थी संसद को संविधान से भी ऊपर बनाने की। मिनर्वा मिल्स ने कहा नहीं, संसद शक्तिशाली है लेकिन संविधान के दायरे में। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अगर हम इसे बड़े पिक्चर से कनेक्ट करें तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अहम है। इसका मतलब है कि सत्ता चाहे किसी के भी हाथ में हो, वो संविधान के बुनियादी उसूलों से बंधी है। सही बात। और तीसरा असर एफआरएस और डीपीएसपीस पर। हाँ, तीसरा, इसने एफआरएस और डीपीएसपीस के बीच के रिश्ते पर एक महत्वपूर्ण नजरिया पेश किया। कोर्ट ने माना कि डीपीएसपीस बहुत जरूरी हैं, वो सामाजिक और आर्थिक न्याय के लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने के चक्कर में आप व्यक्ति की बुनियादी आज़ादी और बराबरी जैसे अधिकारों को पूरी तरह कुचल नहीं सकते। दोनों के बीच संतुलन साधना होगा। तो ये बहस तो चलती रहती होगी कि कब किसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। हाँ, ये भी सच है कि ये संतुलन कैसा हो, किस स्थिति में किससे प्राथमिकता मिले, ये बहस तब से लेकर आज तक जारी है। बाद के कई फैसलों और संशोधनों ने इस संतुलन को फिर से कैलिब्रेट करने की कोशिश की है। लेकिन मिनर्वा मिल्स का जो मूल सिद्धांत है कि संतुलन साधना ही मूल ढांचे का हिस्सा है और एफआरएस और डीपीएसपीस एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं, वो आज भी रेलेवेंट है। कोर्ट ने साफ कहा था कि इन दोनों के बीच का संतुलन संविधान के ताने बाने का एक एसेंशियल फीचर है। इसे नष्ट करना मतलब संविधान को ही नष्ट करना है। तो ये सब सुनने के बाद आम इंसान सोचे कि भाई ये 1980 के केस हैं, आज हमें क्या लेना देना। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर अस टुडे? इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे अधिकारों पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। ये फैसला इस बात की गारंटी है कि हमारे जो मौलिक अधिकार संविधान ने दिए हैं, बराबरी का, आजादी का, जीवन का, वो किसी सरकार की मर्जी पर निर्भर नहीं है। कोई भी सरकार, चाहे उसे कितना भी प्रचंड बहुमत क्यों न मिला हो, वो रातों रात संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक सुरक्षा कवच, एक शील्ड की तरह है। सही कहा। और ये न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को जिंदा रखता है। मतलब अगर हमें लगता है कि सरकार का कोई कानून या फैसला गलत है, असंवैधानिक है, तो हमारे पास कोर्ट जाने का रास्ता खुला है। ये शक्ति हमें राज्य की ताकत के सामने बेबस होने से बचाती है। सोचिए अगर ये शक्ति ना हो तो सरकार के किसी भी गलत काम पर सवाल उठाना कितना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मिनर्वा मिल्स जैसे फैसलों ने शक्ति को बचाया है। यह हमारे लोकतंत्र की जड़ों को सींचता है, उसे मजबूत बनाता है। तो ये थी मिनर्वा मिल्स केस की कहानी और उसका महत्व, जिसने भारतीय संविधान के सफर में एक अहम मोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम किहोतो होलोहन केस 1992 वाले केस पर आते हैं। ये नाम थोड़ा मुश्किल सा लगता है, पर सुना है बहुत अहम केस है ये। हाँ, बिल्कुल। किहोतो होलोहन बनाम जाची हुलू और अन्य 1992 का जजमेंट है, पर मामला उससे जुड़ा हुआ है जो पहले से चल रहा था। इसको ज्यादातर लोग डिफेक्शन केस के नाम से जानते हैं। डिफेक्शन केस? हाँ, मतलब दल बदल। हाँ, मतलब दल बदल। ये तो आजकल की राजनीति में मतलब रोज की बात हो गई है। विधायक इधर से उधर, सरकारें गिर रही हैं, बन रही हैं। बिल्कुल, ये वही आया राम गया राम वाली जो राजनीति थी ना, जो 80 के दशक में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उसी की देन है ये कानून और फिर ये केस। अच्छा, तो ये उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए लाया गया था। एग्जैक्टली। आप बिल्कुल सही नस पकड़ रहे हैं। 1980s में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थी। मेंबर्स कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, तो सरकारों का स्टेबल रहना ही मुश्किल हो गया था। इसी बैकग्राउंड में 1985 में राजीव गांधी सरकार 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 लेकर आई थी। हाँ, ये याद है। 52nd अमेंडमेंट, इसी से तो वो 10वीं अनुसूची मतलब 10th शेड्यूल जोड़ा गया था संविधान में, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। बिल्कुल सही। इंटेंशन यही था कि भाई जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अपनी पार्टी के प्रति लॉयल रहें। ऐसा ना हो कि पैसे या किसी पद के लालच में पार्टी बदल लें। पॉलिटिकल मोरालिटी बनी रहे, हॉर्स ट्रेडिंग रुके। तो इस 10th शेड्यूल ने कुछ ग्राउंड्स बताए थे कि कब किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जैसे अगर कोई अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ दे, या पार्टी विप के अगेंस्ट वोट करे। हाँ, या वोटिंग में एब्सेंट रहे बिना पार्टी की परमिशन के। राइट। और फैसला लेने की पावर दी गई प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन। सुनने में तो ये सब बिल्कुल ठीक लग रहा है। मतलब एक जरूरी कानून था ये। फिर कियोतो होलोहान में दिक्कत कहाँ आई?
क्या इशू था कि सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा? दिक्कत आई 10th स्केड्यूल के एक छोटे से पैराग्राफ में, पैराग्राफ 7। ये देखने में तो बस एक लाइन थी, पर इसका असर बहुत बड़ा था। पैराग्राफ 7 क्या था उसमें ऐसा? पैराग्राफ 7 ने ये कहा कि 10th स्केड्यूल के अंडर मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन पर स्पीकर या चेयरमैन का जो भी फैसला होगा वो फाइनल होगा। फाइनल मतलब ये कि उस फैसले पर किसी भी कोर्ट में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, किसी भी ग्राउंड पर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट। सीधा सीधा जुडिशियल रिव्यू को बाहर कर दिया गया था। अरे ये क्या बात हुई? मतलब स्पीकर या चेयरमैन ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, कोई कोर्ट उसे देख भी नहीं सकती। ये तो बहुत ज्यादा पावर दे दी उनको। जैसे मतलब क्लास मॉनिटर को प्रिंसिपल बना दिया और कहा कि इसकी शिकायत किसी से नहीं कर सकते। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। स्पीकर के ऑफिस को इस मामले में अनलिमिटेड और अनचेक्ड पावर मिल गई थी। आर्ग्यूमेंट ये था कि ये सदन का इंटरनल मैटर है, जुडिशरी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा। लेकिन जो पिटिशनर्स थे उन्होंने इसी पैराग्राफ 7 को चैलेंज किया, कहा कि ये तो संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स के ही खिलाफ है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना। कोर्ट के सामने क्या मेन सवाल थे फिर? देखिए, कोर्ट के सामने 2-3 बड़े सवाल थे। पहला तो यही कि क्या ये 10th शेड्यूल और खासतौर पर इसका पैराग्राफ 7 संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। दूसरा कि जब स्पीकर या चेयरमैन ये डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला लेते हैं तो क्या वो एक तरह से ट्रिब्यूनल की तरह काम कर रहे हैं, और अगर हाँ तो क्या उनके फैसले जुडिशियल रिव्यू के अंडर आने चाहिए। ओके। और तीसरा, जो शायद सबसे टेक्निकल लेकिन अहम सवाल था, कि क्या पैराग्राफ 7 को पास करने का जो तरीका था, जो प्रोसीजर फॉलो किया गया था, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था। प्रोसीजर वाला सवाल मतलब कानून तो पार्लियामेंट ने ही पास किया था ना 52वें अमेंडमेंट से, उसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? यहीं पर आर्टिकल 368 की भूमिका आती है। संविधान में संशोधन करने का जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 368 में दिया है। हाँ, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। हाँ, आर्टिकल 368(2) कहता है कि ज्यादातर अमेंडमेंट्स के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, यानी टोटल मेंबरशिप का बहुमत, और जो प्रेजेंट और वोटिंग है उनका कम से कम 2/3 मेजॉरिटी। राइट। लेकिन आर्टिकल 368(2) में एक और बात है, एक शर्त है। वो कहती है कि अगर कोई अमेंडमेंट ऐसा है जो संविधान के कुछ खास प्रोविजंस को बदलता है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव पावर्स का डिवीजन, या, और ये इस केस के लिए बहुत जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जुड़े प्रोविजंस को अफेक्ट करता है, अच्छा, तो सिर्फ पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी काफी नहीं है। तो फिर क्या चाहिए उसके लिए? स्पेशल मेजॉरिटी से भी ज्यादा कुछ? हाँ, ऐसे अमेंडमेंट्स के लिए पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं मतलब स्टेट लेजिस्लेचर्स का रैटिफिकेशन यानी अनुसमर्थन भी चाहिए। ओहो, मतलब सिर्फ सेंटर का मामला नहीं, आधे स्टेट्स की हाँ भी जरूरी है। ये क्यों? ये इसलिए ताकि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है और जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो सुरक्षित रहे। कुछ खास मामलों में स्टेट्स की सहमति जरूरी मानी गई है। अच्छा, ये तो एक तरह की एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर हो गई। जैसे आपने बताया, घर का कोई बड़ा फैसला हो तो सिर्फ पापा नहीं, बाकी सदस्यों की भी सहमति चाहिए, अगर सबका हक जुड़ा हो। बिल्कुल सही। अब आप देखिए पैराग्राफ 7 क्या कर रहा था। वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन रहा था। आर्टिकल 136 और आर्टिकल 226-227 के तहत जो पावर्स हैं कोर्ट्स की, उनको इस मामले में खत्म कर रहा था। हाँ, ये तो जुडिशरी की पावर पर डायरेक्ट हिट था। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैराग्राफ 7 को पास करने के लिए सिर्फ पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी काफी नहीं थी, बल्कि आधे राज्यों का रैटिफिकेशन भी चाहिए था। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने यही पॉइंट पकड़ा। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि पैराग्राफ 7 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर को बाहर करता है, इसलिए इसको पास करने के लिए आर्टिकल 368(2) के तहत स्टेट्स का रैटिफिकेशन जरूरी था। लेकिन जब 1985 में 52nd अमेंडमेंट पास हुआ, तब ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। पार्लियामेंट ने सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर दिया, स्टेट से रैटिफिकेशन नहीं लिया। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मतलब प्रोसीजरल चूक हो गई, कानून बनाने के तरीके में ही गड़बड़। हाँ, कोर्ट ने इसे प्रोसीजरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना। कहा कि पार्लियामेंट ने अपनी अमेंडिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए संविधान में जो प्रोसीजर दिया है उसे फॉलो नहीं किया, इसलिए पैराग्राफ 7 वैलिड नहीं है। तो कोर्ट ने पैराग्राफ 7 को स्ट्राइक डाउन कर दिया, रद्द कर दिया। पर इसका असर क्या हुआ? क्या पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ ही खत्म हो गया? फिर तो वापस नहीं, यहीं पर कोर्ट का फैसला बहुत बैलेंस था।
कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का इस्तेमाल किया। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर किसी कानून का कोई हिस्सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो क्या उसे बाकी कानून से अलग किया जा सकता है? मतलब क्या वो हिस्सा हट जाने के बाद भी बाकी कानून अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है और अपना मकसद पूरा कर सकता है? अच्छा, जैसे कोई फल है, उसका एक हिस्सा खराब हो गया तो पूरा फल न फेंक कर सिर्फ खराब हिस्सा काट दिया और बाकी ठीक है। बिल्कुल, यही एनालॉजी है। कोर्ट ने कहा कि पैराग्राफ 7 जो जुडिशियल रिव्यू पर रोक लगाता था, उसको 10th शेड्यूल के बाकी प्रोविजन से अलग किया जा सकता है। जो दल बदल रोकने के नियम थे और स्पीकर चेयरमैन को फैसला लेने की जो पावर थी, वो अपनी जगह ठीक है और लागू रहेंगे। अच्छा, तो कोर्ट ने सिर्फ पैराग्राफ 7 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया, लेकिन 10th शेड्यूल की ओवरऑल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया, उसे बरकरार रखा। वाह, ये तो काफी समझदारी वाला फैसला था। मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ भी रह गया और कोर्ट में जाने का रास्ता भी खुल गया। बिल्कुल। तो अब सिचुएशन ये है कि स्पीकर या चेयरमैन दल बदल पर फैसला लेंगे, लेकिन अगर किसी मेंबर को लगता है कि फैसला गलत है, आर्बिट्रेरी है या नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है या मालाफाइड है, मतलब गलत नीयत से लिया गया है, तो वो कोर्ट जा सकता है। पैराग्राफ 7 हटने का यही मतलब हुआ। एकदम सही समझा आपने कि होतो होलोहैन केस का सबसे बड़ा आउटकम यही है कि स्पीकर या चेयरमैन का फैसला अब जुडिशियल रिव्यू के दायरे में है। हालांकि कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि जुडिशियल रिव्यू का स्कोप लिमिटेड होगा। कोर्ट हर केस की मेरिट्स में नहीं जाएगी कि डिस्क्वालिफिकेशन सही था या गलत। अच्छा, तो फिर कोर्ट क्या देखेगी? कोर्ट ये देखेगी कि क्या फैसला लेते समय कोई जुरिस्डिक्शनल एरर हुआ, मतलब स्पीकर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तो फैसला नहीं लिया, क्या प्रोसीजरल इरेगुलरिटी हुई, क्या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ, या फैसला बिल्कुल ही परवर्स, मतलब एकदम अतार्किक या विकृत तो नहीं है। कोर्ट मेनली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को देखेगी। ओके, मतलब कोर्ट ये नहीं पूछेगी कि विधायक जी ने पार्टी बदली या नहीं, बल्कि ये देखेगी कि स्पीकर साहब ने फैसला लेने में सारे रूल्स फॉलो किए कि नहीं, विधायक जी को अपनी बात कहने का मौका दिया या नहीं, कहीं फैसला प्रेशर में तो नहीं लिया। मोटे तौर पर हाँ, यही मतलब है। स्कोप लिमिटेड है, लेकिन ये जो चेक लगाया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने स्पीकर या चेयरमैन के पद को बिल्कुल ऑटोक्रेटिक होने से रोक दिया। हाँ, ये तो डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए बहुत जरूरी था। वरना सोचिए, किसी स्टेट में स्पीकर रूलिंग पार्टी का है और ऑपोजिशन के विधायक या रूलिंग पार्टी के ही कुछ नाराज विधायक स्पीकर को लगे कि ये गड़बड़ कर सकते हैं, तो वो बिना किसी डर के उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देता, ये जानते हुए कि कोई कोर्ट उसे पूछ नहीं सकती। बिल्कुल। इससे तो स्पीकर का ऑफिस बहुत ज्यादा पॉलिटिकली चार्ज्ड हो जाता। हाँ, और केहोतो होलोहान जजमेंट ने इसी डेंजर को कम किया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरसाइट स्पीकर के फैसले पर आ गए, और ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। हम आजकल भी देखते हैं कि स्पीकर्स पर डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस पर फैसला लेने में देरी करने के आरोप लगते हैं या उनके फैसलों पर बायस के आरोप लगते हैं। हाँ, ये खबरें तो आती रहती हैं। ऐसे में ये पता होना कि आखिर में कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, ये अपने आप में एक बड़ा सेफगार्ड है। कोर्ट ने ये भी माना कि जब स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन पे फैसला लेते हैं तो वो एक ट्रिब्यूनल की तरह फंक्शन करते हैं, और ट्रिब्यूनल के फैसले जुडिशियल रिव्यू के अंडर आते हैं। सही बात है। तो कुल मिलाकर किहोतो होलोहान केस ने एंटी डिफेक्शन लॉ को बचाया भी और उसे एक तरह से सुधारा भी। बचाया ऐसे कि पूरा कानून खत्म नहीं हुआ, और सुधारा ऐसे कि स्पीकर की पावर्स पर जुडिशियल रिव्यू का एक इंपॉर्टेंट चेक लग गया। हाँ, ये पक्का हो गया है कि दल बदल रोकने का मैकेनिज्म रहेगा, पर वो किसी एक व्यक्ति की मनमानी का जरिया नहीं बनेगा। बिल्कुल। इस केस ने पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, मतलब संविधान बदलने की शक्ति, उसकी लिमिट्स को भी रेखांकित किया और जुडिशियल रिव्यू के महत्व को फिर से स्थापित किया। मसीह के बीच एक बैलेंस बनाया जाता है। पार्लियामेंट सुप्रीम है कानून बनाने में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, और कॉन्स्टिट्यूशन की फाइनल इंटरप्रिटेशन का अधिकार जुडिशरी के पास है। काफी गहरा विश्लेषण। एक केस लेकिन भारतीय लोकतंत्र में पावर बैलेंस के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण। निश्चित रूप से। और ये दिखाता है कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इवॉल्व होता है नई चुनौतियों के हिसाब से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।